हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में DSSB जुलाई 2018 के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट 40 इकोनॉमिक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट 20 इकोनॉमिक क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे KVS, NVS, UGC नेट, AWS। इन सभी एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है। तो ये सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। हम एक एक करके इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही इनको एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे एंड क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ तैयार हो सके एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है वेदर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्टेंस इन द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एज पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से क्या फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा? तो नहीं करेगा। तो पहले समझते हैं कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? सिचुएशन जब इकोनॉमी में बहुत सारे लोग काम तो करना चाहते हैं, यानी इकोनॉमी में लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए विलिंग है, काम करने की एबिलिटी भी है, बट उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पर उनको काम नहीं मिल पा रहा। हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में उन लोगों को काउंट करते हैं जो काम करना चाहते हैं, विलिंग है, एबल है, बट उस वेज रेट पर उनको काम नहीं मिल पा रहा। वो लोग कहलाते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स विलिंग है, एबल है और काम भी कर रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा ज़रा, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी में कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड है। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया एक फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि इवन इकोनॉमी में कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट होता है? नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स इकोनॉमी में कुछ ना कुछ मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और पूछा जाता है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, वहाँ पर भी कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता है? तो दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता है, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, ये दो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है जो ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में भी रहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला, ध्यान से समझिएगा, कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन थे? जो एडम स्मिथ वगैरह थे, रिकार्डो थे, ये सब कौन थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। यानी केनेशियन थ्योरी से पहले ये सारे इकोनॉमिस्ट एग्जिस्ट करते थे। एंड इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये कहते थे, इनकी थ्योरीज कहती थी, इनके कॉन्सेप्ट, इनकी फिलॉसफी कहती थी कि इकोनॉमी में हमेशा हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। ठीक है, यानी इनके हिसाब से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो ऑटोमेटिकली वेजेस और प्राइस इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि अपने आप ही घूम फिर के इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाती है। तो देखिए, इन्होंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा? इन्होंने पूछा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से। कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या फुल एम्प्लॉयमेंट पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा? नहीं, इनके हिसाब से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी होगा ही नहीं। इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगी। ठीक है, इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो स्टेटमेंट देता है, दोनों स्टेटमेंट को बोलता है केयरफुली पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करिए। स्टेटमेंट 1 में कहता है कि जो भी पेमेंट आप एंटरप्राइजेस को करते हो, यानी जो भी पेमेंट आप फर्म को करते हो, वो पेमेंट क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग सरप्लस या मिक्स्ड इनकम। हाँ, यानी जो भी प्रॉपर्टी, मान लीजिए जो भी इनकम आपको प्रॉपर्टी वगैरह से, इन सब चीज़ों से हो रही है, तो वो इनकम क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। बिल्कुल करेक्ट, ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि जो पेमेंट आप एम्प्लॉयज़ को करते हो, यानी अगर आप एज एन एम्प्लॉयर हो और एम्प्लॉय आपके अंडर काम कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप किसी फॉर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, तो जो भी पेमेंट आपको मिल रही है वो पेमेंट क्या कहलाएगी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। येस, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले हमें कंपनसेशन मिलता है, यानी हम सर्विस देते हैं तो उसके बदले हमें कंपनसेशन मिलता है। काम के बदले हमें वेजेस मिलते हैं, सैलरीज मिलती है। वेजेस एंड सैलरीज हमें कैश फॉर्म में मिल सकती है, वेजेस एंड सैलरीज हमें काइंड फॉर्म में मिल सकती है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया आपका,
रिटायरमेंट पेंशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें कब मिलती है, जब आप एज एन एम्प्लॉय किसी के अंडर काम करते हो। तो ऑब्वियसली जो पेमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है वो क्या कहलाती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये वाली बात भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनमें से क्या किस पे डिपेंड करती है, यानी कौन सा फैक्टर है जो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को डिसाइड करता है या डिटरमाइन करता है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझिए ज़रा। एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड इकोनॉमी में, यानी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, वो सभी लोग इन जो पढ़ा ना आपने कि पूरा प्लान कर रखा है, यानी एक इकोनॉमी में पूरे अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूमर्स ने जो प्लान कर रखा है, यानी उन्होंने जो प्लानिंग करे कि वो इस साल इन गुड्स, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे इतना खर्चा करने वाले हैं, ये प्लान करने वाले, वो कहलाती है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली अगर हम प्लान करें कि हम पूरे साल यहाँ पर हम ये चीज़ें खर्च यहाँ पर इतनी चीज़ों पर खर्च करना चाहते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन आर इनकम। और वो भी कौन सी इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको कैसे लिखते हैं हम, YD। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स इनकम माइनस टैक्स। आप पूरे साल जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट आपने टैक्स पे किया होगा, तो टैक्स पे करने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है, उसी पैसे को तो आप खर्च करोगे, उसी पैसों से तो आप कंजप्शन करोगे, उसी पैसों से तो आप फर्दर डिमांड करोगे। तो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में किसके बेसिस पे डिटरमाइंड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और ये कौन सी इनकम होती है, इनकम विच इज़ लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है वो आपकी एक्चुअल इनकम है, जिसको आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं GNP एंड GDP के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने GNP इधर लिखा मैंने GDP, तो आपने 3 बेसिक ऑपरेशन पढ़े ना, यहाँ ग्रॉस यहाँ ग्रोस, कोई चेंज आएगा नहीं। ये है N फॉर नेशनल और ये होता है D फॉर डोमेस्टिक। तो आपको नेशनल से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक पे जाना है। नेशनल क्या है, यानी नेशनल इनकम क्या है, बड़ा, डोमेस्टिक इनकम क्या है, छोटा। आपको बड़े से छोटे पे जाना, क्या करोगे, माइनस। क्या माइनस करते हो, NFIA। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल्स टू फीफा माइनस वीटा। तो उसने आपको यही पूछा है कि GNP और GDP के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, इट इज़ NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मेजर्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्रोप्रिएट यानी रहेगा। इनमें से कौन सा मेजर है जो एप्रोप्रिएट है, जिसके थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जब एक्सेस डिमांड किसकी वजह से बढ़ी है, प्राइवेट का एक्सपेंडिचर। अब इसको ध्यान से समझिएगा ज़रा। उसने बोला कि एक्सेस डिमांड यानी इकोनॉमी में डिमांड क्यों बढ़ी है, क्योंकि प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहा है। देखिए, प्राइवेट जितना ज़्यादा खर्च करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियसली इकोनॉमी में ज़्यादा लोग खर्च करें तो ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा डिमांड का मतलब क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस जब बढ़ेगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब वो यही कहता है कि इसमें क्या हो गया है कि जब प्राइवेट जो लोग खर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी, और उस डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे अप्रोप्रिएट तरीका क्या है, देखिए, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम बैंक रेट भी बढ़ा सकते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम किया जा सकता है, ये सब चीज़ें की जा सकती है। लेकिन देखिए ज़रा, ये इन्फ्लेशन बढ़ा किसकी वजह से, ये इन्फ्लेशन ही प्राइवेट एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ा है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा खर्च कर रही है, लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर हम उस एक्सपेंडिचर्स को ही कंट्रोल करते हैं, उस प्राइवेट एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि उन लोगों पे टैक्स लगा दिया जाए। यानी ये लोग खर्च ज़्यादा क्यों करें, उनके पास इनकम ज़्यादा है, अगर इनकी इनकम पे हम टैक्स ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इनकी कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी तो अपने खर्चे क्या कर देंगे, कम। जब ये खर्चे कम करेंगे तो डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन कम। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर को ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे, क्योंकि हमें इसको जो अप्रोप्रिएट मेजर बताना है वो इसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू।
जीडीपी एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है? तो देखिए, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी टेरिटरी के अंदर, मान लीजिए इंडियन टेरिटरी है, तो हमारी पूरी इंडियन टेरिटरी में एक साल के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उनकी मार्केट वैल्यू, और साथ साथ देखिए यहाँ पे जी है यानी ग्रॉस है, तो ऑब्वियसली इस मार्केट वैल्यू में क्या इंक्लूड होगा? डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। ग्रॉस है ना, तो यानी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। अगर यहाँ पे एन होता, नेट होता, तो डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल होगा? इट इज़ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। क्या रॉ मेटल से मतलब है? नहीं। इंटरमीडिएट गुड से मतलब है? नहीं। ये तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होते। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड नहीं होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन में इंक्लूड होता है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स के अकॉर्डिंग एमपीसी डिक्रीजेज एज इनकम। ये मैंने आपको पहले भी कराया था, इससे पहले भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि केन्स के अकॉर्डिंग एमपीसी जो है वो डिक्रीजेज होगा, यानी एमपीसी कम होगा एज जैसे जैसे इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। पढ़ा था ना? यानी केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन था या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन था, जहाँ पे केन्स ने बोला था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सेविंग टेंडेंसी बढ़ती है, इस वजह से एमपीसी कम होने लगता है, यानी हम अपनी इनकम का जो प्रोपोर्शन है वो कंजप्शन पे थोड़ा कम करने लगता है। हमारा एमपीसी यानी जो प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम है वो कंजप्शन पे थोड़ा पहले से कंपेरेटिवली कम होने लगता है, क्योंकि हम इनकम का थोड़ा पार्ट अब ज़्यादा सेव करने लग जाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड वर फर्स्ट यूज्ड बाय। जो एडी और एएस का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पहली बार यूज़ किसने किया था? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार यूज़ किया था माल्थस ने, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है व्हाट डिटरमाइंस द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इनमें से क्या फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिसाइड करती है? तो आपने पढ़ा ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट करते हैं? के से। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? केन्स ने दिया था। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आपको फॉर्मूला याद होगा, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ठीक है। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला और होता है 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एमपीएस। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से क्या चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिटरमाइन करती हो। ऑब्वियसली देखिए ऑप्शन में क्या क्या, यही तो हो सकता है जो इसके फॉर्मूला में। तो क्या देखिए, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसके बेसिस पर डिसाइड होगा? तो ऑप्शन में या तो एमपीसी होगा या एमपीएस होगा, या ये 2 फैक्टर होंगे। इनमें से कौन सा है? ये तो वैल्यू ऑफ एमपीसी। ठीक है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर एमपीएस होता, एमपीसी नहीं होता तो भी वो भी करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है थ्योरी ऑफ डिओपोली 1838। एक डिओपोली थ्योरी आई थी 1838 में। इस थ्योरी को किसने दिया था? फॉरवर्ड किसने किया था? ठीक है, जो ये डिओपोली थ्योरी थी इसको दिया था ऑगस्टीन कुरनॉट ने। ए कुरनॉट ने, ठीक है, कुरनॉट ने, यहीं से कुरनॉट मॉडल भी आया था, कुरनॉट डिओपोली मॉडल आया था। तो इस डिओपोली मॉडल को दिया था ऑगस्टीन कुरनॉट ने। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सपोज द कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। यानी उसने आपको कंजप्शन फंक्शन दे दिया ये, एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे दिया। अब बोलता है बताइए इकोनॉमी कहाँ पर इक्विलिब्रियम पर होगी। तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी आपको गिवन है कितना? 100 प्लस 0.75 वाई प्लस आई कितना है? 200। तो ये y और ये y ये इधर चला जाएगा माइनस में। 1y में से 0.7 वाई क्या बचा, तो कितना माइनस होता है, कितना बचा? 0.25 वाई। और ये 200 और ये 100 कितना हो गया? 300। ये y इधर ही हो गया 300 डिवाइडेड बाय 0.25। डेसिमल हटा, ऊपर क्या आ गया? 100। तो यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आ गया यहाँ पे? 1200 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये बताता है कि जब इकोनॉमी में इनकम 1200 है उस टाइम पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है, यानी उस टाइम पर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सब कुछ क्या है? बराबर है, इक्विलिब्रियम पर है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आ गया? 1200। ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं कंजप्शन फंक्शन के और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में कहता है कि एक सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी है और 2 सेक्टर उन्होंने मेंशन कर दिए, कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म।
जब हाउस होल्ड एंड फर्म दो सेक्टर है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, कंजप्शन गुड एंड इन्वेस्टमेंट गुड। ठीक है, बिल्कुल। देखिए टू सेक्टर मॉडल में दो ही तो क्या होते हैं, दो ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड खरीदता है, और फर्म क्या करता है, फर्म इन्वेस्टमेंट गुड पे इन्वेस्ट करता है। तो बिल्कुल ये वाली बात ठीक है कि एग्रीगेट डिमांड में कौन से गुड आ जाएंगे, कंज्यूमर गुड एंड इन्वेस्टमेंट गुड। ठीक है, नेक्स्ट कहता है स्टेटमेंट 2 यानी स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 में कहता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी एज कम्पेयर टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन टू सेक्टर इकोनॉमी। यानी टू सेक्टर इकोनॉमी है तो उस टू सेक्टर इकोनॉमी में जीडीपी में सबसे हाईएस्ट प्रपोर्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का होता है, ऐसा नहीं होता। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का प्रपोर्शन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहता है कि एक टू सेक्टर इकोनॉमी है और टू सेक्टर इकोनॉमी में टोटल इनकम है 100 और एमपीसी जो है वो है 80%, यानी 80% को 0.8 लिख सकते हैं। हाँ, अब वो कहता है कि ऐसे में अगर टोटल इनकम यानी इनकम जो है वो उसको डबल करना है तो इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए वाई का फॉर्मूला क्या होता है, C+I। ठीक है, अब उसने बोला है कि इनकम मान लीजिए 100 है। अब सी में देखो दो आते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं है उसको ज़ीरो कर लो, प्लस C इंटू वाई यानी इंड्यूस कंजप्शन। तो स्मॉल सी में 0.8 है, वाई कितना है 100। तो उस केस में अगर मैं आई निकालूँ तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, ये प्लस आई हो गया, यानी आई हो गया 20। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जब इकोनॉमी में 20 करोड़ यानी क्योंकि करोड़ में वैल्यूज़ है, जब इकोनॉमी में 20 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है तो टोटल इनकम आ रही है 100। अब कहते हैं कि इस इनकम को डबल करना है, यानी ये इनकम डबल करनी है। अगर मैं इस इनकम को डबल कर दूँ, यहाँ पे ज़ीरो रख लो आप, यहाँ पे 0.8 हो जाएगा और यहाँ पे 200 हो गया। तब उस केस में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 40। अब वो कहता है कि ध्यान से समझिएगा ज़रा, क्वेश्चन में बोलता है हाउ मच डज द इकोनॉमी नीड टू इन्वेस्ट वंस फॉर ऑल टू डबल इट्स टोटल इनकम। यानी इकोनॉमी को इस इनकम को टोटल डबल करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखिए जब इन्वेस्टमेंट वो 120 कर रहा था तो इनकम आ रही थी 100। जैसे ही वो यहाँ पर जैसे ही वो अपने इन्वेस्टमेंट को अगर 20 करोड़ से बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम बढ़कर कितनी आ जाएगी, 200 करोड़ आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पढ़ा है ना आपने, दो सेक्टर होते हैं, मान लीजिए हम टू सेक्टर की बात करें, हाउस होल्ड एंड फर्म। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हाउस होल्ड क्या करता है, ऑब्वियसली हाउस होल्ड इसको फैक्टर सर्विसेज देता है, यानी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप देता है, और ये फर्म को उसके बदले फैक्टर पेमेंट करता है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यानी इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हाउस होल्ड क्या करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, किसको, फर्म को। अब देखिए ऑप्शन 2 में कह रहा है ऑनर नहीं होता है, हाउस होल्ड तो रिसोर्सेज के ऑनर्स होते हैं, यही तो रिसोर्सेज जो है किसको प्रोवाइड करते हैं, फर्म को प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड आर नॉट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड नहीं, यही जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उसी को तो फर्म आगे जाके इन्वेस्ट करता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट कहते हैं दे डो नॉट रिसीव इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस इंटरेस्ट रेंट इन प्रॉफिट। क्या इनको इनकम जो है वेजेस इंटरेस्ट रेंट प्रॉफिट में नहीं, इनको तो मिलती है, ये सर्विस देते हैं उसके बदले ये पेमेंट इस रेंट वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इस सभी फॉर्म में रिसीव करते हैं। तो ये तीनों ही बातों को गलत कह रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इन हाइपर इन्फ्लेशन एनुअल प्राइस राइज इज़ द रेट ऑफ। जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो एनुअली हर साल प्राइस कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं, मोर देन 3 डिजिट, यानी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 3 डिजिट से भी ऊपर पहुंच जाता है। अगर इन्फ्लेशन जो है वो एनुअली पूरे साल हर साल जो है वो कंसिस्टेंटली अगर 3 डिजिट से बढ़ता है तो उसको कौन सा इन्फ्लेशन बोला जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है एमपीएस इन मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो आपने पढ़ा था ना, यानी जब एमपीएस गिवन हो तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के इज इक्वल्स टू 1/MPS। तो जब एमपीएस बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी दोनों में कैसा रिलेशन है यहाँ पे, नेगेटिव एंड इन्वर्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बट इसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि एमपीसी एंड मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन है तो आंसर क्या हो जाता, पॉजिटिव। उस केस में आंसर रहता आपका पॉजिटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है व्हाट इज़ एनडीपी। एनडीपी क्या होता है,
देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो ऑप्शन गिवन है ना आप उसी ऑप्शन को टेस्ट कर लो ताकि आप आंसर तक पहुंच जाओ। तो एनडीपी है, अगर मैं मुझे एनडीपी है, अगर मैं जीडीपी में से, देखिए ना इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, एनडीपी मुझे निकालना है, अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ, हाँ ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन क्या क्या मिला, नेट, बाकी डीपी डीपी क्या आ गया, सेम आ गया, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एनएनपी इज इक्वल्स टू, तो एनएनपी किसके इक्वल हुआ, जीएनपी। ऑब्वियसली इस जीएनपी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएनपी। आपने वो 3 बेसिक ऑपरेशंस याद रखने हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि जीवीए एट एफसी, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जो भी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, हर स्टेज पे जितना भी वैल्यू एडिशन होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज क्रॉस करता है, तो जैसे हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन होता है, ये जीवीए एट एफसी जो है वो किसके इक्वल होगा, यानी इसका मतलब है ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है यहाँ पे जीडीपी एफसी की। ठीक है, तो अगर जीडीपी एफसी है, अब देखिए आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, वैल्यू एडेड मेथड, आपने जब इनकम, नेशनल इनकम निकालने का वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते हैं ना, जहाँ पे अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करें तो हमें क्या मिलता था, जीडीपी एमपी, यानी ये वाला पार्ट क्या है, इट इज़ जीडीपी एमपी। ठीक है, अगर जीडीपी एमपी, और ये वाला पार्ट क्या, देखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, याद आ रहा है जब आप एनआईटी निकालते हो कैसे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये वाला पार्ट क्या है, एनआईटी, यानी जीडीपी एमपी में से एनआईटी माइनस हो रहा है। याद करो, जब जीडीपी एमपी में से ऑब्वियसली एनआईटी माइनस करोगे, यानी मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, यानी जीडीपी एट एफसी मिल जाएगा आपको, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होकर समझना पड़ेगा, तब आप आंसर तक पहुँच जाओगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन देखे इस सीरीज़ का, वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए में कहता है मैक्रो इकॉनमी डील्स विद द इकॉनमी एज होल, ये वाली बात तो ठीक है, मैक्रो इकॉनमी पूरी इकॉनमी को हम डिस्कस करते हैं, तो लेकिन हमें सही वाला नहीं, हमें गलत वाला बताना है। आगे कहता है जेएम केन्स लेट स्ट्रेस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ जेएम केन्स का तो पूरा फोकस ही मैक्रो पे था, ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बताना। नेक्स्ट कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म को कॉइंड एंड यूज़ किया था रेगनार फ्रिश ने 1936 में, ये गलत है। देखिए ये वाली बात तो ठीक है कि मैक्रो इकोनॉमिक टर्म को जो दिया था वो रेगनार फ्रिश ने दिया था, याद रखना, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म, इन दोनों ही टर्म को रेगनार फ्रिश ने दिया था, बट कब दिया था, 1933 में, इन ईयर 1933, नॉट इन 1936। इसलिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम टिक कर देंगे क्योंकि उसने हमसे फॉल्स पूछा था। और लास्ट कहता है सेट्रस पेरिबस मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, हाँ पढ़ा है ना लॉ ऑफ डिमांड में, कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब जब डिमांड चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, यानी उन सभी फैक्टर्स को सेट्रस पेरिबस मानते हैं। तो आई होप आपको जितने भी 20 क्वेश्चंस थे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो समझ आई होंगी, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।